आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। न्यूज 360 डिग्री में आपका बहुत स्वागत है। इस खास न्यूज शो में हमारे संवाददाता हर बड़ी खबर आपके सामने खास तरीके से रखेंगे। देश दुनिया के हर कोने से पूरी पैनी नजर के साथ न्यूज इंडिया का कैमरा आपके लिए लेकर आएगा वो खबरें जो होंगी दमदार भी, असरदार भी। तो देश के कोने कोने से सभी बड़ी खबरें देखिए इस खास बुलेटिन में। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को ICT यानी इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल्स ने आज मौत की सज़ा सुनाई है। इस सज़ा का ऐलान होते ही ढाका की सड़कों पर समर्थकों ने बाकायदा हिंसा भड़काई, जिसके बाद सेना और पुलिस अलर्ट मोड पर रही। फांसी की सज़ा को पूरी तरह से साजिश बताते हुए शेख हसीना ने कहा है कि यूनुस सरकार ने उनके खिलाफ साजिश का एजेंडा चला रखा है, जिसके चलते उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, क्या इस फांसी की सजा को चुनौती दे पाएंगी शेख हसीना? हिंसा, आगजनी, सड़कों पर बवाल और बांग्लादेश की राजनीति में महाभूकंप। ढाका की ICT ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों में फांसी की सजा सुना दी और इसके साथ ही राजधानी की सड़कें रणभूमि बन गई। जस्टिस गुलाम मुर्तजा की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने 6 भाग में फैसला पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया हसीना ने प्रदर्शनकारियों पर हेलीकॉप्टर से बम गिराने के आदेश दिए, छात्रों की हत्या की साजिश रची और प्रदर्शन को आतंकी गतिविधि दिखाने की कोशिश की। ट्रिब्यूनल ने पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान को 12 हत्याओं का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई, जबकि पूर्व IGP अब्दुल्ला अल ममून जो सरकारी गवाह बन चुके हैं, उन्हें 5 साल की कैद मिली है। फैसले के बाद से ढाका में हसीना समर्थक सड़कों पर उतर आए। कई जगह पुलिस से झड़पें हुई और हालात काबू करने के लिए सुरक्षा बल बढ़ाने पड़े। हसीना ने फैसले को गलत राजनीति से प्रेरित और यूनुस सरकार की साजिश बताया है। हसीना के बेटे साजिद वाजिब ने भी कहा है कि मुझे पहले से पता था मेरी मां को फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन वे भारत में सुरक्षित है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। फर्जी पैन कार्ड मामले में रामपुर की MP MLA कोर्ट ने उनको 7 साल की सजा का ऐलान कर दिया है। सजा का ऐलान होते ही पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को एक बार फिर से भारी झटका लगा है। फर्जी पैन कार्ड मामले में MP MLA कोर्ट ने दोनों को 7 साल की कठोर सजा सुनाई है और 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। फैसला आते ही कोर्ट में मौजूद पुलिसकर्मियों ने पिता और बेटे दोनों को वहीं से हिरासत में ले लिया। यानी आजम खान जेल से बाहर आने से कुछ ही समय बाद दोबारा सलाखों के पीछे लौटेंगे और अब्दुल्ला की राजनीतिक राह भी और कठिन हो गई है। ये वही मामला है जिसमें आरोप था कि 2017 के चुनाव लड़वाने के लिए अब्दुल्ला आजम की 2 अलग अलग जन्म तिथि दिखाई गई। कोर्ट में ये साबित हुआ कि 2 जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर 2 अलग अलग पैन कार्ड बनवाए गए, एक 1993 की जन्म तिथि के साथ और दूसरा 1990 के जन्म वर्ष के साथ। अदालत ने इसे स्पष्ट फर्ज और धोखाधड़ी माना है और साथ ही दोनों को कठोर सजा सुनाई है। 2019 में BJP विधायक आकाश सक्सेना ने ही ये मामला उठाया था। फैसले के बाद से उन्होंने ये कहा कि सत्य की जीत हुई है। आजम खान पर चल रहे लगभग सभी मामलों में सबूत पक्के हैं। दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी की। ये गिरफ्तारी उस शख्स की थी जिस शख्स के नाम कार R20 थी, जिसने ब्लास्ट किया। और ये भी जानकारी मिली कि इस शख्स ने बाकायदा साजिश में शामिल होकर के उमर का साथ दिया था। वो उमर जो उस कार को चला रहा था, जो खुद भी कार को चलाते में उड़ गया। फिलहाल जानकारी महत्वपूर्ण थी, जिसके आधार पर गिरफ्तार करके उसको कोर्ट में पेश किया गया और यहां से उसे 10 दिन की रिमांड पे NIA ने ले लिया है। दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए IT ब्लास्ट पर NIA ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि ये सुसाइड अटैक की साजिश थी और इस साजिश में शामिल I-20 कार का मालिक भी गिरफ्तार हो चुका है। NIA ने आमिर राशिद अली को अरेस्ट कर लिया है, वही शख्स जिसने कि आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के साथ मिलकर धमाके की नापाक प्लानिंग की। ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई कार आमिर के नाम रजिस्टर थी और धमाके से पहले उसी ने कार खरीदने में मदद भी की थी। पहले केस दिल्ली पुलिस के पास था, लेकिन NIA ने जांच अपने हाथ में लेते ही बड़ी छापेमारी शुरू कर दी। सर्विलांस, तकनीकी जांच और पूछताछ के बाद से आमिर की भूमिका पक्की हुई। 11 नवंबर को हिरासत में लिया गया आमिर लंबी पूछताछ के बाद से अब आधिकारिक रूप से गिरफ्तार है।
जांच में यह भी पता चला है कि आमिर जम्मू कश्मीर के सांबुरा पामपोर का रहने वाला है और दिल्ली वो इसलिए आया था ताकि कार को धमाके के लिए तैयार करने में मदद कर सके। एनआईए अब उमर उन नबी और बाकी मॉड्यूल की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। धमाके की गुत्थी जरूर सुलझ गई है, लेकिन साजिश का नेटवर्क अभी भी बड़ा हो सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार वायु गुणवत्ता जो है वो लगातार कम होती हुई और खराब होती हुई नजर आ रही है। ग्रैप 3 लागू होने के बाद भी लगातार AQI जो है वो 400 के आसपास देखने को मिल रहा है और देश की राजधानी दिल्ली में कई इलाकों में लगातार वायु गुणवत्ता जो है वो खराब होती दिख रही है, जिसके कारण जो है आम लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल ये माना जा रहा है कि ग्रैप 3 लागू होने के बाद भी AQI नीचे नहीं जा रहा है और वायु गुणवत्ता जो है खराब होती हुई देखने को मिल रही है। दिल्ली की हवा एक बार फिर से बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। राजधानी सुबह घनी धुंध और जहरीली स्मॉग की चादर में ढकी रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI 359 दर्ज हुआ है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली NCR में ग्रैप 3 पहले से लागू है, जिसके तहत निर्माण कार्य, कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और धूल बढ़ाने वाली गतिविधियों पर पाबंदी है। इसके बावजूद हवा में कोई बड़ा सुधार नहीं दिख रहा है। कई इलाकों में हालात और बिगड़े दिखाई दे रहे हैं। बवाना में AQI 427 दर्ज हुआ है, जो सीधे गंभीर श्रेणी का है। इंडिया गेट, कर्तव्य पथ, चांदनी चौक, ITO, RK पुरम और आनंद विहार की हवा भी बेहद खराब स्थिति में दर्ज की गई। स्मॉग के कारण विजिबिलिटी कम रही, तापमान भी गिर करके 9 डिग्री के करीब पहुंच गया। कई इलाकों में इससे भी अधिक ठंड दर्ज की गई है। सऊदी अरेबिया में भीषण सड़क हादसे में भारतीय परिवारों को सदमे में ला दिया है। उम्रा करने जा रही बस की टैंकर के साथ टक्कर के बाद लगभग 42 भारतीयों की मौत की आशंका जताई जा रही है। पहचान, राहत, मदद तीनों को तेजी से करने की कोशिश जारी है। सऊदी अरब में सोमवार तड़के बड़ा सड़क हादसा हुआ। मक्का से मदीना जा रही उम्रा यात्रियों की बस मुफरीहात इलाके के पास एक डीजल टैंकर से भीषण टकरा गई और टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक 42 भारतीय यात्रियों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। तेलंगाना, खासकर हैदराबाद के कई लोगों के शामिल होने की जानकारी है। कई लोग मौके पर ही दम तोड़ चुके थे और बस में आग लगने की भी आशंका जताई गई। स्थानीय रेस्क्यू टीमें तुरंत पहुंची, घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद से सऊदी में भारतीय मिशन अलर्ट पर हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत जानकारी जुटाने और परिवारों की मदद करने के निर्देश दिए हैं। तेलंगाना सचिवालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। जेदा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने 24/7 हेल्पलाइन शुरू की है। विदेश मंत्रालय लगातार सऊदी अधिकारियों से संपर्क में है ताकि मृतकों की पहचान जल्द हो सके और घायलों को बेहतर इलाज मिल सके। बिहार में सत्ता का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 19 नवंबर को अपना इस्तीफा सौंपेंगे, वहीं 20 नवंबर को नई सरकार का गठन होगा। राज्यपाल से मुलाकात के बाद में तैयारियां और तेज हो गई हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन का रोमांच अपने चरम पर है। एनडीए की बड़ी जीत के बाद नई सरकार बनाने की तैयारी तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात कर मौजूदा राजनीतिक स्थिति और आगे की प्रक्रिया की जानकारी दी। ये मुलाकात सरकार गठन की दिशा में बेहद अहम मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 19 नवंबर को नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देंगे। इस्तीफे के तुरंत बाद वो नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। 20 नवंबर को बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण की संभावना है। एनडीए खेमे में मंत्रियों के नामों को लेकर चर्चाएं तेज हैं और विभागों के बंटवारे पर भी विचार विमर्श जारी है। बिहार की राजनीति में इस वीकेंड बड़ा फेरबदल होने वाला है। राजनीतिक हलकों में उत्सुकता और जनता में नई सरकार को लेकर चर्चा तेज है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक जो है वो आयोजित की गई, जिसमें 8 राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत कई नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया। तमाम राज्यों की सीमावर्ती सुरक्षा से लेकर समन्वय बनाने को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। उत्तर भारत के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए एक अहम बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 32वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बड़ी बैठक में कई बड़े नेता शामिल हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल रहे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर
के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता भी इस बैठक का हिस्सा बने। बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शीर्ष अधिकारी, प्रशासनिक, पुलिस और केंद्र शासित प्रदेशों के शीर्ष अधिकारियों ने कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। उत्तर क्षेत्रीय राज्यों से जुड़े कई अहम विषय सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्र, विकास परियोजनाएं, संसाधन प्रबंधन और आपसी समन्वय, इन्हें समयबद्ध और प्रभावी तरीके से निपटाने के लिए कई प्रस्ताव रखे गए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, यह मंच राज्यों के बीच बेहतर सहयोग और तेज समाधान का एक प्रभावी माध्यम है, जिससे हर राज्य को बराबर लाभ मिलता है। एयर इंडिया ने शंघाई रूट की बहाली की तारीख तय कर दी है। फरवरी 2026 से दिल्ली से शंघाई के बीच नॉन स्टॉप उड़ानें फिर शुरू होंगी। हफ्ते में 4 फ्लाइट्स ऑपरेट की जाएंगी और यात्री बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में यात्रा कर सकेंगे। इस फैसले से भारत और चीन के बीच कारोबारी और पर्यटन कनेक्टिविटी को बड़ी मजबूती मिलेगी। भारत और चीन के बीच एयर कनेक्टिविटी को लेकर बड़ी खबर है। लंबे इंतजार के बाद एयर इंडिया ने शंघाई रूट पर नॉन स्टॉप उड़ानें फिर से शुरू करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली से शंघाई के बीच सीधी उड़ानें 1 फरवरी 2026 से बहाल होंगी। ये कदम दोनों देशों के बीच व्यापारिक और यात्रा संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। एयर इंडिया ने बताया कि शुरुआत में सप्ताह में 4 उड़ानें चलाई जाएंगी और इसके लिए बोइंग 787 विमान का इस्तेमाल होगा, जिसमें 19 फ्लैट बेड बिजनेस सीटें और 238 इकोनॉमी सीटें होंगी। 2020 के बाद पहली बार ये रूट फिर से खुलने जा रहा है। कोविड और कूटनीतिक तनावों के चलते ये कनेक्टिविटी लंबे समय से बंद थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और इसी के साथ हवाई सफर भी आसान होने जा रहा है। एयर इंडिया ने यह भी कहा कि मुंबई से शंघाई के लिए उड़ानें शुरू करने की तैयारी चल रही है। हालांकि इसके लिए रेगुलेटरी मंजूरी का इंतजार रहेगा। यात्रियों और कारोबारी जगत के बीच खबर बड़ी राहत लेकर आई है, क्योंकि सीधी उड़ानों के बंद होने से दोनों देशों के बीच यात्रा काफी मुश्किल हो गई थी। फिल्म इंडस्ट्री की पुरानी दोस्ती एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी पत्नी हेमा मालिनी से मिलने पहुंचे। सिर्फ मिलने इसलिए नहीं पहुंचे कि उन्हें हालचाल लेना था, बल्कि पिछले दिनों जिस तरीके से धर्मेंद्र हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनके सेहत के बारे में जानकारी लेने भी पहुंचे थे। क्योंकि पिछले दिनों धर्मेंद्र अपनी तबियत खराब होने की वजह से कई दिनों तक ब्रिज कैंडी अस्पताल में पहुंचे थे, जिनके बाद से र्यूमर भी फैल गया था कि धर्मेंद्र का निधन हो चुका है। इसके बाद से शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी पत्नी हेमा मालिनी से मिलने पहुंचे और ये मुलाकात अब चर्चा का कारण बनी। फिल्मी दुनिया के 2 दिग्गज, दशक भर की दोस्ती और एक खास मुलाकात ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। सीनियर एक्टर और नेता शत्रुघ्न सिन्हा अपनी पत्नी पूनम सिन्हा के साथ हेमा मालिनी के घर पहुंचे। शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि वो हेमा मालिनी से सिर्फ मिलने नहीं, बल्कि उनके पति धर्मेंद्र का हालचाल जानने गए थे। हाल ही में धर्मेंद्र अस्पताल में भर्ती रहे थे। हालत सुधरने के बाद घर तो लौट आए, लेकिन दोस्ती का फर्ज निभाने सिन्हा दंपति पहुंच गए। मुलाकात के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने तस्वीरें शेयर की हैं, जहां तीनों मुस्कुराते हुए एक फ्रेम में दिखे। तस्वीरों के साथ उन्होंने हेमा की तारीफ करते हुए कहा, वो न सिर्फ एक शानदार इंसान हैं, बल्कि एक बेहतरीन कलाकार और सक्षम सांसद भी हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने हेमा मालिनी को अपना बेहद करीबी पारिवारिक मित्र बताया और लिखा, हम उनके लिए शुभकामनाएं देने पहुंचे थे। 2 दिग्गजों की ये मुलाकात सोशल मीडिया पर वायरल है। फैंस इस तस्वीर को देखकर खुश भी हैं और धर्मेंद्र के स्वस्थ होने की दुआ भी कर रहे हैं। बॉलीवुड और राजनीति की एक चर्चित जोड़ी ने आज के दिन एक बहुत पवित्र जगह चुनी अपने बच्चे के लिए। दरअसल यहाँ पर राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा दोनों ने पहुंच करके महाकाल के मंदिर में यानी उनके दरबार में पूजा अर्चना की और साथ ही उनसे अपने आने वाले समय के लिए खुशहाली की कामना भी की। महाकाल की नगरी, आस्था का समंदर और इस आशीर्वाद से भरे माहौल में पहुंचा बॉलीवुड राजनीति का पावर कपल। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा दोनों ने महाकाल मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा की, आरती में हिस्सा लिया और अपने बच्चे के लिए भगवान महाकाल से विशेष प्रार्थना की। परिणीति ने सिर ढककर परिवार की खुशियों की कामना की, वहीं राघव चड्ढा ने पूरे समय हाथ जोड़कर महाकाल का आशीर्वाद लिया। दोनों की सादगी और श्रद्धा देखकर मंदिर परिसर में मौजूद लोग भावुक हो गए। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये कपल यहाँ बेबी ब्लेसिंग के लिए पहुंचा है। आपको बता दें कि हाल ही में कपल बेबी बॉय के पेरेंट्स बने हैं और इसी खुशी में वो महाकाल के दरबार में माथा टेकने पहुंचे। महाकाल मंदिर में कपल ने तस्वीरें देने से साफ मना किया, लेकिन उनकी एक झलक देखते ही फैंस में उत्साह की लहर दौड़ गई। महाकाल के दरबार में कई दिग्गज पहुंचते रहे हैं, लेकिन आज का दिन खास था क्योंकि यहाँ एक ऐसी जोड़ी दुआ मांगने आई थी जो लाखों दिलों की पसंद है। सीतापुर में जमीनी विवाद को लेकर रिश्तों का गला घोट दिया। अंजनी देवी नाम की महिला को उसके जेठ ने 20 सड़क पर रोककर धारदार हथियार से हमला कर दिया
खून से लथपथ, कोई गांव वाले आगे नहीं बढ़े, खून से लथपथ आरोपी फरार हो गया और गांव वाले देखते रह गए। सीतापुर से इस वक्त की सबसे दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर। जमीन के पुराने विवाद ने तुतहीपुर गांव में एक महिला की जिंदगी निगल ली। आरोप है कि महिला के जेठ ने ही धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी और देखते ही देखते पूरा गांव चीख पुकार से भर गया। अंजलि के पास करीब 15 बीघा जमीन थी। इसी जमीन को लेकर जेठ कई महीनों से तनाव में था, जिसके बाद उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। गांव के बीचों बीच दिन दहाड़े आरोपी ने अंजलि पर धारदार हथियार से 10 से 15 बार वार किए। गर्दन और कंधे पर ताबड़तोड़ हमलों से अंजलि ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आरोपी इतना उग्र था कि ग्रामीण पास भी नहीं जा सके और वारदात के बाद वो फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही रामपुर मथुरा पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। हरियाणा के रेवाड़ी में राजकुमार और हाल ही में बच्चा न पैदा होने की वजह से किया फंदे पर लटक कर दे दी जान। सुसाइड नोट में उन्होंने साफ लिखा कि दोनों की विदाई एक साथ की जाए और पुलिस ने आत्महत्या का केस दर्ज कर लिया है, जबकि परिवार सदमे में है। खुशहाल दिखने वाला जोड़ा भीतर से अंदर इतना टूट चुका था। रेवाड़ी से एक दिल तोड़ देने वाली कहानी सामने आई है, जहां एक दंपति ने बच्चा ना होने की वजह से अपनी जिंदगी खत्म कर ली। सबसे दर्दनाक बात, उनकी आखिरी इच्छा थी कि दोनों का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर किया जाए और रविवार को ये इच्छा पूरी कर दी गई। मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहने वाले राजकुमार और उसकी पत्नी हाली ने 2020 में लव मैरिज की थी। शादी के बाद दोनों रोजगार की तलाश में हरियाणा के धारूहेड़ा आ गए थे, लेकिन बच्चा ना होने की चिंता दोनों को अंदर ही अंदर खा रही थी। शनिवार सुबह जब कमरा कई बार आवाज देने पर भी नहीं खुला तो परिजनों ने खिड़की से झांका और अंदर दोनों एक ही फंदे पर लटके मिले। कमरे से मिला सुसाइड नोट साफ कहता है, हम अपनी मर्जी से कदम उठा रहे हैं, हमें एक ही कफन में लिटाना और एक ही चिता पर विदा करना। और पोस्टमार्टम के बाद दोनों का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर हुआ। प्यार की ये दुख भरी कहानी अब पूरे इलाके की आंखें नम कर रही है। गाजियाबाद के थाना सैनी गेट क्षेत्र के लोहिया नगर में ऑफिस जारी पत्नी पर पति ने चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए। घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गया। बताया जा रहा है महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर पति ने हमला क्यों किया गया। ये भी बताया जा रहा है कि पति पत्नी का आपस में विवाद चल रहा था, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने 3 टीमें गठित की हैं आरोपी पति को पकड़ने के लिए। अब देखना होगा कि आखिर कब तक पुलिस इसे पकड़ पाती है। गाजियाबाद में सुबह का वक्त सड़क पर अफरा तफरी और बीच रास्ते महिला पर जानलेवा हमला। आरोप है कि महिला के पति ने अपने साथी के साथ मिलकर ड्यूटी पर जा रही सीमा पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए। लोहिया नगर की रहने वाली सीमा पिछले कई दिन से पति रमेश की धमकियों से परेशान थी। दोनों के बीच बच्चों की कस्टडी को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है और इसी विवाद को लेकर सीमा पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। रमेश अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल से पहुंचा और सीमा को रोकते ही उस पर चाकुओं से कई वार कर दिए। हमले के बाद इलाके में भगदड़ मच गई। सीमा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती की गई है। महिला का आरोप है कि उसने धमकियों की शिकायत पहले भी पुलिस को दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल सिहानी गेट पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। एक तरफ कोर्ट की लड़ाई, दूसरी तरफ जान का खतरा। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में एक 83 साल के बुजुर्ग के साथ साइबर ठगों ने ठगी को अंजाम दिया है। साइबर ठगों ने बुजुर्ग से 50 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। ये पूरी जो बातचीत थी सोशल मीडिया पर विज्ञापन के तौर पर शुरू हुई थी और फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर बुजुर्ग से 50 लाख रुपए की ठगी की गई। फिलहाल बुजुर्ग ने एक शिकायत पुलिस से की, वहीं पुलिस ने पूरे मामले को देखते हुए आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा से एक चौंका देने वाली साइबर ठगी की वारदात सामने आई है। 83 साल के बुजुर्ग को फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 50 लाख रुपए की चपत लगा दी गई। ठगों ने सोशल मीडिया, विज्ञापन, व्हाट्सएप ग्रुप और फर्जी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर एक एक रकम निकलवाई। नॉलेज पार्क में रहने वाले शैलेंद्र कुमार गुप्ता अकेले रहते हैं। 1 अगस्त को एक अनजान नंबर से कॉल आया। बात करते करते ठगों ने उनकी उम्र, बैंक डिटेल्स, यात्राओं और धार्मिक रुचियों तक की जानकारी निकाल ली।
इसके बाद बुजुर्ग को OSL प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कराया गया। $50 डालते ही ठगों ने 4,900 रुपए मुनाफा भेजकर भरोसा जीत लिया। फिर निवेश बढ़वाया गया। 7 बार में 20 लाख से ज्यादा, 17 ट्रांजैक्शंस में 40,50,000 रुपए उड़ गए। बुजुर्ग को ऐप में फर्जी मुनाफा दिखता रहा, लेकिन असली झटका तब लगा जब 10 लाख का म्यूचुअल फंड लोन लेकर भी उन्होंने ठगों को दे दिया। परिवार को बात पता चली तो उन्हें सच्चाई बताई गई। पूरा पैसा ठगों के खाते में जा चुका है। पीड़ित ने साइबर थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस अब डिजिटल ट्रेल खंगाल रही है। बदायूं में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सर्वेश्वर साई मंदिर के पुजारी की हत्या की गई है। उनकी हत्या गला दबाकर की गई है। वहीं CCTV कैमरा, DVR और मंदिर से 2 चांदी के मुकुट भी गायब बताए जा रहे हैं। इस पर आला अधिकारियों सहित पुलिस भारी संख्या में मौके पर मौजूद है। और वहीं SSP और पुलिस के आला अधिकारी ADG और DIG भी मौके पर पहुंचे हैं और गहनता से निरीक्षण किया है। बताया जा रहा है कि इसमें सभी बिंदुओं पर गहन जांच शुरू कर दी है और CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं। बदायूं में सर्वेश्वर साई मंदिर के पुजारी की हत्या कर दी गई। हाथ पैर बांधकर गला दबाकर की गई ये वारदात पूरे शहर में हड़कंप मचा रही है। नवादा चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर मंदिर में सुबह पुजारी का शव मिला। पुलिस जब पहुंची तो हाथ पैर बंधे हुए थे और गले पर दबाव के गहरे निशान थे। लूट और हत्या से पहले मंदिर का CCTV, DVR भी गायब कर दिया गया। यानी हत्यारे पूरी प्लानिंग से अंदर आए और सबूत मिटाकर फरार हो गए। वारदात की जानकारी होते ही बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंच गए। SP देहात, SP सिटी, CO सिटी के साथ कई थानों की फोर्स मौके पर तैनात कर दी गई। लेकिन सवाल बड़ा है, चौकी के इतने पास हुई पुजारी की हत्या और DVR गायब, क्या ये लूट का मामला है या किसी रंजिश का असर? पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। न्यूज 360 डिग्री में आपने देखी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे।